गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं दैट इज़ द टॉपिक ऑफ सब्जेक्ट ऑडियो वीडियो सिस्टम और द टॉपिक का नेम है आरजीबी एंड वाईयूवी रिप्रेजेंटेशन ऑफ वीडियो सिग्नल। पहले मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि आज का टॉपिक सुनने वाला ज़्यादा है और देखने वाला कम है। आज का टॉपिक एक डीप मीनिंग रखता है, इसलिए उसको अच्छे से सुनना है। जो मैं बोलूँगी वो यहाँ लिखा नहीं हुआ, इसलिए आपको मेरी आवाज़ पे फोकस करना है। सबसे पहले RGB नाम से पता लग रहा है, इट्स रेड ग्रीन एंड ब्लू, जो प्राइमरी कलर्स हैं हमारे। उसके बाद आता है YUV। इसका मतलब क्या होता है मैं आपको थोड़ी देर में बताती हूँ। हमने देखना है और टॉपिक नेम है RGB एंड YUV रिप्रेजेंटेशन ऑफ वीडियो सिग्नल। मतलब RGB का और YUV का रोल क्या है एक वीडियो सिग्नल को बनाने में। अब हमारा एक कलर है रेड ग्रीन और ब्लू। ये कुछ रिप्रेजेंटेशंस होती हैं वीडियो सिग्नल की। मतलब वीडियो सिग्नल या तो हम YUV को यूज़ करके भेजें या हम RGB को यूज़ करके भेजें। अब जब हम रेड ग्रीन और ब्लू कलर की बात करते हैं और जब हमने कलर टीवीज़ की बात करी थी तो हमें पता है कि स्क्रीन के ऊपर जो है हमारी रेड ग्रीन और ब्लू में हमारे पास एक कलर पिक्चर क्रिएट हो जाती है। और प्रॉब्लम क्या आती है या YUV क्यों हम यूज़ कर रहे हैं। द थिंग इज़ कि जब हमने पिक्चर देखनी है तब तो ठीक है RGB रिप्रेजेंटेशन यूज़ हो रही है, लेकिन अगर हमने पिक्चर को सेंड करना है या ट्रांसमिट करना है या ब्रॉडकास्ट करना है तो उस केस में RGB सपोर्ट नहीं करता। कैसे सपोर्ट नहीं करता? जैसे रेड ग्रीन एंड ब्लू, इन तीनों कलर्स के मेरे पास एक पिक्चर फॉर्म हो गई जो कि कलर पिक्चर है। अब मैंने उसको ब्रॉडकास्ट करना है या ट्रांसमिट करना है, तो जब मैं उसको ट्रांसमिट कर रही हूँ या ब्रॉडकास्ट कर रही हूँ तो जो उसको रिसीव कर रहा है ये ज़रूरी नहीं है कि उसके पास कलर टीवी ही हो। अगर उसके पास ब्लैक एंड वाइट टीवी है तो वो रेड ग्रीन एंड ब्लू जब कलर सिग्नल उसके पास जाएगा तो उसके पास इंफॉर्मेशन क्रिएट ही नहीं होगी। इसलिए हमने जब भी ट्रांसमिशन करनी है या सिग्नल को ब्रॉडकास्ट करना है तो हम YUV रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिग्नल्स को यूज करते हैं। अभी डिफरेंस क्या आ गया इसमें? जब हम रेड ग्रीन और ब्लू की बात करते हैं तो हमने पहले पढ़ा था, चैप्टर के स्टार्टिंग में एक टॉपिक था कलर ट्राइंगल वाला। उसमें हमने पढ़ा था कि जो हमारा टीवी है उसमें जब रेड ग्रीन और ब्लू कलर आ रहा है तो रेड कलर में हमारे पास रेड कलर में क्या क्या चीज़ें ऐड होती हैं। एक तो इल्यूमिनेंस, जिसको हम ब्राइटनेस भी बोलते हैं, ल्यूमिनेंस इफेक्ट होता है। और एक हमारे पास कलर का इफेक्ट होता है। तो अगर मैं रेड कलर, ऐसे ही ग्रीन में भी उसकी अपनी ल्यूमिनेंस यानी उस कलर की ब्राइटनेस और उस कलर की शेडिंग कि कौन सा कलर में कितने परसेंटेज उस कलर की होनी चाहिए। सिमिलरली इसी तरह से ब्लू में भी आता है। अब जब मैंने रेड कलर को सपोज कम करना है तो अगर मैं रेड कलर को कम करूंगी तो वो रेड कलर के कम होने के साथ साथ उस कलर की ब्राइटनेस भी कम होगी। ब्राइटनेस का मतलब समझते हो कि ग्रे स्केल ब्राइटनेस भी कम हो रही है उसकी, या कलर सिग्नल्स की ब्राइटनेस कम हो रही है। अब रेड ग्रीन और ब्लू में हो क्या रहा है, ब्राइटनेस कलर और उस कलर का अपना रेशियो इकट्ठा होता है। रेड में उसकी अपनी ब्राइटनेस और उसके कलर की रेशियो, ग्रीन में भी उसकी अपनी ब्राइटनेस उसके कलर की रेशियो, एंड सिमिलरली ब्लू में। तो जब मैं ब्रॉडकास्ट करती हूँ और उसको अगर ब्लैक एंड व्हाइट टीवी वाला सिग्नल रिसीव करेगा, क्योंकि उस सिग्नल की ब्राइटनेस भी उसी कलर के अंदर है तो वो कुछ भी रिसीव नहीं कर पाएगा। क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट के ऊपर क्या चाहिए हमें, ब्राइटनेस लेवल डिफरेंस आता है जब हम ग्रे स्केल की बात करते हैं। तो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी में सिर्फ अगर वो ब्लैक मतलब ग्रे स्केल लेवल कम है तो वाइट आएगा, ज़्यादा है तो ब्लैक आएगा। तो उस केस में क्या है, ग्रे स्केल को ही हमें ब्राइटनेस के थ्रू अप या कम करना पड़ता है। अब क्योंकि इस RGB में क्या होता है कि R में ही हमारी सारी कलर कंसंट्रेशन और ब्राइटनेस है, तो अगर कलर ही नहीं आ रहा तो उसकी ब्राइटनेस भी नहीं आएगी। दैट मीन्स हमें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। तो हम पहले जो सिस्टम्स, हमारे ओल्ड सिस्टम्स थे जब हम ब्लैक एंड वाइट टीवीज यूज़ करते थे, तब भी जब ट्रांसमिशन के लिए और इवन रिप्रेजेंटेशन ऑफ पिक्चर के लिए भी YUV यूज़ होता था। अब YUV क्या है? Y का मतलब होता है ब्राइटनेस, और U और V जो सिग्नल्स है ये हमारे क्रोमिनेंस सिग्नल होते हैं। क्रोमिनेंस मतलब कलर के लिए सिग्नल्स हैं, और Y सिग्नल जो है ये इल्यूमिनेंस सिग्नल है।
मतलब YUV में ब्राइटनेस अलग है जो कि Y के अंदर है, और कलर्स अलग हैं जो कि U और V के अंदर है। तो अगर मैंने YUV सिग्नल ब्रॉडकास्ट किया और दूसरे एंड पे उन्होंने उसको रिसीव किया, और अगर उनके पास कलर टीवी है तब भी वो पिक्चर उनके ऊपर आ जाएगी, क्योंकि इसमें क्रोमिनेंस है U और V में। और अगर उनके पास ब्लैक एंड व्हाइट है तो भी पिक्चर आ जाएगी, क्योंकि Y में उनके ब्राइटनेस लेवल है और U और V में उनके क्रोमिनेंस है। तो कल ब्लैक एंड व्हाइट टीवी के ऊपर U और V का कोई इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन Y की वजह से, ब्राइटनेस की ग्रे स्केल की वजह से वहां पे पिक्चर आ जाएगी। तो ओल्ड सिस्टम में हम YUV को ही यूज करते थे, और अभी भी काफी जगह पे हम YUV सिस्टम यूज करते हैं ताकि हमारी जो पिक्चर है वो प्रॉपरली वहां क्रिएट हो सके। अब हम इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं। मोस्ट सिंपल वे टू रिप्रेजेंट कलर इज थ्रू RGB रिप्रेजेंटेशन, हम सबको पता है। अच्छा, एक चीज और, U और V में U रिप्रेजेंट करता है रेड को, V रिप्रेजेंट करता है ब्लू को। तो ग्रीन कलर नहीं होता इसमें, YUV में ग्रीन कलर नहीं होता, क्योंकि जब हम रेड और ये जो U है दैट इज फॉर रेड एंड V फॉर ब्लू, तो इसका एक ऐसा रेशियो लेते हैं हम कि वो ग्रीन कलर बन जाता है। रेड और ब्लू को मिक्स करके ग्रीन कलर भी बन सकता है, तो इसलिए हमें यहाँ पे ग्रीन कलर की जरूरत नहीं पड़ती। सो मोस्ट सिंपल वे टू रिप्रेजेंट कलर इज थ्रू RGB रिप्रेजेंटेशन, जो कि ये है। Color space will look like this. This is usually the color space used for display output. Output को display करने के लिए use करते हैं RGB को, और sometime कैमरा की input के लिए भी हम RGB यूज करते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक गन्स में। फॉर वीडियो कंप्रेशन एंड वीडियो ट्रांसपोर्ट, अब जब वीडियो को कंप्रेस करना है या वीडियो को ट्रांसपोर्ट करना है तो अदर कलर स्पेसिस आर यूज। यहाँ पे YUV की बात कर रहे हैं कि जब हमने वीडियो को ट्रांसपोर्ट करना है तो RGB से ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकती, उस केस में हमें कोई अलग रिप्रेजेंटेशन करनी पड़ेगी। इन दोज कलर स्पेसिस ल्यूमिनेंस इज सेपरेटेड फ्रॉम द कलर चैनल। हमें वो कलर स्पेस यूज करना है अब जहाँ पे ल्यूमिनेंस मतलब ब्राइटनेस को हम सेपरेट कर सके कलर चैनल से। RGB में हम ब्राइटनेस को रेड से अलग नहीं कर सकते, ग्रीन की ब्राइटनेस को हम ग्रीन से अलग नहीं कर सकते, क्योंकि इसी में ही कलर भी है और ब्राइटनेस भी है। लेकिन Y में ब्राइटनेस है, U और V में कलर है। तो यहाँ पे कलर स्पेसिस में ल्यूमिनेंस को हमें सेपरेट करना पड़ता है कलर चैनल से, तो YUV में वो ऑलरेडी सेपरेट हो जाता है। जैसे एग्जांपल ले लो ये वाली, इसमें जो हमारा Y है वो ब्राइटनेस है, वो अलग से है, लेकिन इसमें वो एक ही लाइन है, मतलब इसी में ही ब्राइटनेस है और इसी में ही कलर है। So reasoning is the number and sensitivity of the light sensing cells in the eye in comparison to color sensing cells. हमारी आईज की एक प्रॉपर्टी होती है कि हमारी आईज जो हैं वो ब्राइटनेस कम हो रही है या ज़्यादा हो रही है उसको डिटेक्ट कर सकता है। अब जैसे हम फ़ोन भी यूज़ कर रहे होते हैं, उसमें हमारी ब्राइटनेस ज़्यादा हो रही है या कम कर रहे हैं हम, तो हमारी आईज डिटेक्ट कर लेती है कि अब ब्राइटनेस बढ़ गई है या ब्राइटनेस कम हो गई है। लेकिन कलर के अंदर जो ब्राइटनेस होती है उसको हमारी आईज उतनी अच्छे से डिटेक्ट नहीं कर सकती। अब रेड में जब वो रेड है तो उसका कितनी रेशियो है ब्राइटनेस की, वो हमारी कलर आई जो है वो नहीं डिटेक्ट कर पाती। इसीलिए हमें आईज जो है हमारी ज़्यादा सेंसिटिव हैं ब्राइटनेस को अप डाउन करके देखने में इन कंपैरिजन टू कलर्स। और यही चीज़ यहाँ लिखी है, सेंसिटिविटी ऑफ लाइट सेंसिंग सेल्स इन द आई इन कंपैरिजन टू कलर सेंसिंग सेल्स। सो यूरोप में भी हमारी जो वीडियो ब्रॉडकास्ट हो रही है उसमें पाल सिस्टम या सीकैम सिस्टम यूज़ होता है, लेकिन जो कलर मॉडल वो यूज़ कर रहे हैं वो YUV ही यूज़ कर रहे हैं। तो जनरली जब भी हमने ट्रांसमिट करना है तो हम YUV कलर मॉडल को ही यूज़ करते हैं। दिस वॉज योर टॉपिक ऑफ RGB एंड YUV रिप्रेजेंटेशन ऑफ वीडियो सिग्नल्स। अब ये देखो एक एग्जांपल, ये YUV सेपरेशन की है। अब ये हमारे पास एक कलर पिक्चर है जिसमें रेड ग्रीन एंड ब्लू कलर हैं, लेकिन इसकी ब्राइटनेस लेवल हमें इस पिक्चर के अंदर दिया हुआ है। अब अगर मैंने इस पिक्चर को अलग करना है, मतलब इसके ब्राइटनेस लेवल को मुझे अलग करना है और कलर को अलग करना है, तो आप देखो ये जो सेकंड पिक्चर है ये सिर्फ ब्राइटनेस की पिक्चर है। अब ब्राइटनेस कम करूंगी या ब्राइटनेस ज़्यादा करूंगी उस पर डिपेंड करता है इस पिक्चर की फॉर्म कैसी आएगी। लेकिन अगर मैं इन दोनों की बात करती हूँ, ये वाली पिक्चर U रिप्रेजेंट कर रही है, ये वाली पिक्चर V रिप्रेजेंट कर रही है। मतलब इसमें एक पर्टिकुलर कलर ज़्यादा है और इसमें दूसरा पर्टिकुलर कलर ज़्यादा है।
तो अब देखो यहाँ पे हमने ब्राइटनेस अलग कर ली जब, तो ब्राइटनेस के कारण अगर ये ब्लैक एंड व्हाइट टीवी पे हम देख रहे हैं ये इमेज, तो हमें नजर आएगी एज इट इज, और अगर कलर टीवी पे देखेंगे तो इस तरह से आएगी। तो दैट मीन्स ब्लैक एंड व्हाइट टीवी के ऊपर भी चल सकती है पिक्चर और कलर टीवी के ऊपर भी चल सकती है। लेकिन अगर हम RGB कलर स्कीम के साथ ही ट्रांसमिट करते हैं तो हमारे पास ये पिक्चर जो है वो फर्दर ऐसी ही बन जाएगी, क्योंकि U और V के अंदर ही, वहाँ रेड कलर्स के अंदर ही ब्राइटनेस लेवल है, तो हमें पता ही नहीं लग रहा है एक्चुअल में ये क्या है। इससे हम फिर भी जज कर सकते हैं कि किस एनिमल की शेप है, लेकिन इससे हम जज नहीं कर सकते। सो दिस इज द डिफरेंस। अब वायु कलर स्कीम में क्या हो रहा है, वायु भी कोड्स ल्यूमिनेंस सिग्नल, यानी कि Y इज इक्वल टू लूमा, दैट मीन्स ब्राइटनेस। क्रोमिनेंस का मतलब U और V, दैट मीन्स कलर। तो YUV में हमारे पास अलग अलग रेशियो है रेड, ग्रीन और ब्लू की। सो आपके लिए इतना ही आपको ये समझना ज़रूरी था। So this was the topic of your RGB and YUV representation of signal. Next topic जो हमारा है that is compression. अब डाटा कंप्रेशन हमारा टॉपिक है कि कंप्रेशन होता क्या है और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, ये किस तरह से काम करता है। So the topic name is RGB and YUV representation के बाद हमें टॉपिक करना है the need for compression and how compression works. सो अब हम कंप्रेशन के बारे में पढ़ेंगे, इसको थोड़ा सा टॉपिक आज करेंगे, बाकी नेक्स्ट टाइम। फर्स्ट ऑफ ऑल डाटा कंप्रेशन होता क्या है, हमें कंप्रेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी, या डाटा कंप्रेस है क्या। सबसे पहले डाटा कंप्रेशन क्या है, जब हम डाटा के वॉल्यूम को रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं तो हम उसको बोलते हैं कि हमने कंप्रेशन टेक्निक को यूज़ किया। जब वॉल्यूम ऑफ डाटा, जितना हमारा डाटा है उसको हम कम करने की कोशिश करते हैं, रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं, उसी को हम कंप्रेशन बोलते हैं। तो जो रिजल्टिंग डाटा आएगा हमारे पास कंप्रेस करने के बाद, दैट वुड बी कंप्रेस्ड डाटा। अब जो कंप्रेशन का ऑपोजिट है या उसको रिट्रीव करने का जो प्रोसेस है, जो उसका रिवर्स प्रोसेस है, उसको हम बोलते हैं डीकम्प्रेशन। तो जो रिजल्टिंग डाटा डीकम्प्रेस करने के बाद आएगा, दैट वुड बी डीकम्प्रेस्ड डाटा। अब हमें कंप्रेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी, हमने क्यों डाटा को कंप्रेस किया। पहला नंबर की फाइल साइज रिड्यूस हो गया। फाइल साइज रिड्यूस होने का मतलब हम मेमोरी में इजीली फाइल को सेव कर सकते हैं, क्योंकि उसका डाटा जो साइज़ है वो रिड्यूस हो चुका है। दूसरा, डिस्क में स्पेस भी कम यूज़ होगी और बच जाएगी। जब हम कम फाइल साइज़ को यूज़ करेंगे, दैट मीन्स वो डिस्क में स्पेस भी कम लेगी और हमारी एक्स्ट्रा स्पेस बच जाएगी। इट इंक्रीज ट्रांसफर स्पीड एट अ गिवन डाटा रेट। जब हम कंप्रेस्ड डाटा को ट्रांसफ़र करते हैं कहीं पे, तो डाटा रेट ज़्यादा होती है, स्पीड ज़्यादा होती है, क्योंकि वो डाटा कम है, तो यहाँ पे डाटा स्पीड भी मैटर करती है। देन अलो रियल टाइम ट्रांसफ़र एट अ गिवन डाटा रेट। रियल टाइम ट्रांसफ़र भी हम कर सकते हैं अपने, यानी लाइव ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं हम अपने डाटा को। अब कंप्रेशन टेक्निक्स जो हैं वो काफ़ी तरह की है। कंप्रेशन टेक्निक्स में हमारे पास सबसे बेसिक जो आती है दैट इज़ लॉसलेस और लॉसी। लॉसी कंप्रेशन टेक्निक यूज़ कर रहे हैं या लॉसलेस कर रहे हैं, सिमेट्रिकल है या एसिमेट्रिकल है, सॉफ्टवेयर है या हार्डवेयर है। सबसे पहले आता है लॉसलेस या लॉसी। अगर हम डीकम्प्रेस डाटा की बात करते हैं, अगर जो हमने डाटा कंप्रेस किया था उसको हम एज इट इज़ डीकम्प्रेस कर लेते हैं, यानी कि हमारा ओरिजिनल डाटा अगर रिकवर हो जाता है, तो हम बोलेंगे कि ये लॉसलेस कंप्रेशन थी। और अगर हमारा ओरिजिनल डाटा रिकवर नहीं हो पाता तो वो लॉसी थी। एसिमेट्रिकल और सिमेट्रिकल में क्या है, सिमेट्रिकल कंप्रेशन का मतलब है कि जो हमारा टाइम लगा था कंप्रेस करने में, उतना ही टाइम हमें लगे डीकम्प्रेस करने में, तो वो सिमेट्रिकल हो गया। अगर हमने कंप्रेस करने में जो टाइम लगाया था और डीकम्प्रेस करने में जो टाइम लगाया था वो दोनों डिफरेंट है, कम या ज़्यादा है एक दूसरे से, तो वो असिमेट्रिकल हो गया। देन आता है सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। जो कंप्रेशन टेक्निक हमने चाहे हार्डवेयर से करा है कंप्रेस, चाहे सॉफ्टवेयर से करा है, उसके अकॉर्डिंग हम उसको नाम दे देते हैं।
जैसे कि काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर्स हमारे पास अवेलेबल हैं कंप्रेस करने के लिए, जैसे कोडर है, डिकोडर है, और हार्डवेयर कोडर और डिकोडर भी हमारे पास अवेलेबल है जिसकी बेटर क्वालिटी और परफॉर्मेंस है। कंप्रेशन का सबसे बेसिक चीज़ है कि स्पेशियल कंप्रेशन है, टेम्पोरल कंप्रेशन है, या क्वालिटी ऑफ कंप्रेशन है। स्पेशियल का मतलब हमारी इमेज में क्या डिसिमिलैरिटी और सिमिलैरिटीज़ आई हैं। स्पेशियल कंप्रेशन में हमारी सिमिलैरिटीज़ देखते हैं हम इमेज को पहले कंप्रेस करने से पहले और इमेज को कंप्रेस करने के बाद उनकी जो इमेज है उसमें कोई डिफरेंस आया या नहीं आया। टेम्पोरल कंप्रेशन में हम देखते हैं कि हमारे इंटर फ्रेम के अंदर मतलब फ्रेम के अंदर कोई चेंजेस आए हैं कि नहीं आए, और क्वालिटी में वो लॉसलेस है या लॉसी है। पहले वाले में इंट्रा फ्रेम है मतलब फ्रेम के बाहर, दूसरे वाले में इंटर फ्रेम फ्रेम के अंदर। ये अब आपके सिलेबस में नहीं है, रन लेंथ एनकोडिंग हॉफमैन कोडिंग नहीं है। अब हमने सीधा करना है फॉर्मेट ऑफ कंप्रेशन। कंप्रेशन के फॉर्मेट में भी हमने एमपेग करना है। एमपेग जो है दैट इज़ अ फॉर्मेट ऑफ मोशन पिक्चर यानी वीडियोस। वीडियो का जो फॉर्मेट है आपने देखा होगा, जब हमारी वीडियो सेव होती है या वो एमओवी मूव में होती है या एमपेग में होती है, दो फॉर्मेट में हमारी वीडियो सेव होती है। तो पहला जो एमपेग है इसकी फुल फॉर्म है मोशन पिक्चर एक्सपर्ट्स ग्रुप। तो ये मोस्ट पॉपुलर एक तरह का फॉर्मेट है हमारी डिजिटल वीडियो का, और मोस्ट पॉपुलर फॉर डिलीवरी ऑफ डिजिटल वीडियो। जब भी मैंने वीडियो कोई भी कहीं पे भी डाउनलोड करनी है या सेंड करनी है तो जो फॉर्मेट यूज़ होगा दैट वुड बी एमपेग, और ये टेम्पोरल और स्पेशल कंप्रेशन का होता है, मतलब फ्रेम्स में डिफरेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा। और इस फॉर्मेट के आगे टाइप्स होती हैं, जैसे एमपेग 1, एमपेग 2, 4 एंड 7, ये 4 टाइप्स हैं इसकी। सो हमने रन लेंथ एनकोडिंग टेक्निक के बारे में नहीं पढ़ना। हमने पढ़ना है एमपेग के बारे में डायरेक्टली। एमपेग इज मोशन पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। ये मल्टीमीडिया स्टैंडर्ड है एक। इसकी कोई स्पेसिफिकेशंस होती हैं कोडिंग की, कंप्रेशन की और ट्रांसमिशन की। मतलब ये एक स्टैंडर्ड क्रिएट हुआ है जिसकी अपनी एक स्पेसिफिकेशन है कि इसकी कोडिंग कैसे होगी, ये कंप्रेस कैसे करेगा वीडियो को और ट्रांसमिट कैसे करेगा। तो जो वीडियो है वो कैसे कंप्रेस होगी डिपेंड करता है फ्रेम्स पे। सो ये फ्रेम को कंप्रेस करता है, और जब इसके अंदर जो वीडियो के अंदर ऑडियो होती है उसमें ये ऑडियो फ्रेम को कंप्रेस करता है। एमपेग ऑडियो में क्या होता है, एमपेग ऑडियो में एक स्टैंडर्ड बना हुआ है जो कि ऑडियो को कंप्रेस और डीकंप्रेस करेगा यूजिंग डिजिटल ऑडियो। देन उसकी जो कोडिंग टेक्निक्स हैं एमपेग के लिए, वो परसेप्चुअल कोडिंग भी बोलते हैं उसको। उसका मतलब कि जो हमारे ह्यूमन एयर्स हैं उनकी वीकनेस को लेके उसकी परसेप्शन बना के हम इसको कोडिंग करते हैं कि हमारा जो ह्यूमन ईयर है वो किस वाली वॉइस को किस तरह से सुन सकता है। परसेप्चुअल कोडिंग में क्या होता है, जो ऑडियो का स्पेक्ट्रम है उसको कम कर देते हैं, या फिर ऑडियो के स्पेक्ट्रम को हम छोटे छोटे स्पेक्ट्रम में डिवाइड कर देते हैं ताकि हमारी जो भी ह्यूमन जो सुनना चाहता है वही वाली फ्रीक्वेंसी सेलेक्टिवली सुन सके। उसके बाद नेक्स्ट फ्रेम आ जाएगा, फिर नेक्स्ट फ्रेम, ऐसे फ्रेम्स में वो काम करता है। जैसे अब इसका एक एग्जांपल दिया हुआ है ऑडियो एनकोडिंग का। सबसे पहले जो इनपुट सिग्नल हमारे पास आया, ये साइको एकॉस्टिक मॉडल जो है वो ह्यूमन ईयर पे काम करता है कि जो इंसान है वो किस तरह की वॉइस सुन सकता है। तो इनपुट जब हमने ऑडियो सिग्नल दिया, वो टाइम एंड फ्रीक्वेंसी मैपिंग होगी, वहाँ पे कन्वर्जन हो गई। उसके बाद फिल्टर बैंक लगा हुआ है जो फिल्टर आउट करेगा। देन नॉइस एलोकेशन, क्वांटाइजर और कोडिंग। यहाँ पे मतलब बेसिकली हमारा एनालॉग सिग्नल डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट हो रहा है, और वो साथ साथ मैच करता जाएगा कि जो कन्वर्जन हो रही है वो हमारा ह्यूमन ईयर उसको सुन सकता है या नहीं सुन सकता है। जब हमें पता लग गया कि जो कन्वर्जन डिजिटल डाटा में हुई है वो ह्यूमन ईयर के लिए अप्रोप्रिएट है, उसके बाद वो बिट स्ट्रीम की फॉर्मेटिंग करता है, यानी कि वो बिट स्ट्रीम का फॉर्मेट को चेंज करता है। जो बिट्स बन गई या जो डिजिटल डाटा बन गया उस वाले डाटा को वो फॉर्मेट करेगा, उसके फॉर्मेट को वो चेंज करेगा, तो हमारे पास एनकोडेड बिट स्ट्रीम बन जाएगी। फिर जो एनकोडिंग बिट स्ट्रीम है उसको डिकोड कैसे करना है, बिट स्ट्रीम अनपैकिंग। उसको डिकोड करने के लिए अगेन वो रिकंस्ट्रक्ट करेगा हमारे सिग्नल को,
फ्रीक्वेंसी सैंपल में, देन फ्रीक्वेंसी को मैप करेगा दोबारा से ऑडियो सिग्नल में। ये था हमारा एमपेग ऑडियो का सारा काम। अब एमपेग वीडियो में क्या होता है? एमपेग वीडियो इज अ सबसेट ऑफ एमपेग स्टैंडर्ड। डिजिटल वीडियो कंप्रेशन में ईदर अप्लाई इंट्राफ्रेम कंप्रेशन और इंटरफ्रेम to each individual frame of the video or combine both intraframe and interframe compression। डिजिटल वीडियो कंप्रेशन जो है या तो अकेले इंट्राफ्रेम पे अप्लाई होगा या अकेले इंटरफ्रेम पे अप्लाई होगा या दोनों को कंबाइन करके भी हम डाटा को कंप्रेस कर सकते हैं, वीडियो को कंप्रेस कर सकते हैं। सो बोथ इंट्राफ्रेम एंड इंटरफ्रेम टेक्निक्स यूज होती हैं डाटा कंप्रेशन के लिए। और जो एमपेग कंप्रेशन है ये लॉसी है और असिमेट्रिकल है विद द एनकोडिंग प्रोसेस रिक्वायर्ड मोर देन द डिकोडिंग प्रोसेस। क्यों हमने बोला एसिमेट्रिकल? क्योंकि जो इसके एनकोडिंग में जितना टाइम लगता है और डिकोडिंग में जितना टाइम लगता है वो दोनों आपस में डिफरेंट है। ये बेसिक स्टेप्स हैं वीडियो कंप्रेशन के। दिस इज द ब्लॉक डायग्राम। ये दोनों ब्लॉक डायग्राम आपने करने हैं, ऑडियो का भी और वीडियो का भी। तो वीडियो को कैसे कंप्रेस करना है? पहले उसको प्री प्रोसेस करना है, फिर उसके कलर की सब सैम्पलिंग करनी है। कलर की सब सैम्पलिंग होती है वाई यू वी, जो हमने पढ़ा था, यू में हमारी कलर की सब सैम्पलिंग होती है ऑफ इंडिविजुअल फ्रेम्स। हर एक फ्रेम को अलग अलग करके उसके कलर की सब सैम्पलिंग कर दी। देन इंटरफ्रेम मोशन कंपनसेशन ऑफ पी फ्रेम और बी फ्रेम। जब हम फ्रेम्स की बात करते हैं वीडियो फ्रेम्स की, तो उसमें दो तरह के लेबल होते हैं, पी फ्रेम और बी फ्रेम। तो उस फ्रेम्स की कंपनसेशन देखेगा ये। देन ईच फ्रेम को इसने पिक्सल्स में डिवाइड कर देना है, 8 के ग्रुप में डिवाइड कर देना है, 8x8 का ब्लॉक बना लेगा पिक्सल का। देन डीसीटी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 8x8 पिक्सल ब्लॉक। देन डीसीटी टेक्निक होती है एक, दिस इज अ कंप्रेशन टेक्निक। इस टेक्निक से वो पिक्सल ब्लॉक को ट्रांसफॉर्म करेगा। देन क्वांटाइजेशन होगी। देन हमारी जिगजैग सीक्वेंस की एक आउटपुट क्रिएट होगी। देन रन लेंथ एनकोडिंग जो आई थी उसको जिगजैग सीक्वेंस में कन्वर्ट करेगा और जो वेरिएबल लेंथ एनकोडिंग होगी उससे हमारी रिजल्टेंट स्ट्रीम बनेगी। अब हम देखते हैं कि किस तीन तरह के टाइप्स के हमारे पास फ्रेम्स होते हैं। इंट्रा फ्रेम में जेपैग की तरह, जेपैग एक इमेज फॉर्मेट जो होता है ना, जो पिक्चर के फॉर्मेट होता है, दैट इज जेपैग। सो टिपिकली 12 फ्रेम्स होते हैं आई फ्रेम में। प्रोडक्टिव फ्रेम इज पी फ्रेम और बाई डायरेक्शनल फ्रेम में प्रीवियस और फ्यूचर। प्रिडिक्टिव मतलब पिछले वाला फ्रेम और बाई डायरेक्शनल मतलब पिछले वाला भी और आगे वाला भी। सो ये आई फ्रेम है जो स्टार्टिंग फ्रेम था। बी फ्रेम बाई डायरेक्शनल होता है, पी फ्रेम प्रेडिक्टिव फ्रेम होता है। सो इस तरह से हमारा एक फ्रेम स्ट्रक्चर बनता है 12 फ्रेम्स का। जेपैग आपके सिलेबस में नहीं है, आपने सिर्फ एमपेग के बारे में पढ़ना है। अब एमपेग के स्टैंडर्ड्स जो है दैट इज 1 2 3 4 7 एंड 21। एमपेग 1 में क्या होता है? इनिशियल वीडियो एंड ऑडियो कंप्रेशन स्टैंडर्ड, लेटर यूज्ड एज स्टैंडर्ड फॉर वीडियो सीडी और MP3 ऑडियो कंप्रेशन फॉर्मेट। इस फॉर्मेट्स के लिए हमने एमपेग 1 यूज़ करा। देन वीडियो एंड ऑडियो स्टैंडर्ड फॉर ब्रॉडकास्ट क्वालिटी टेलीविजन, जब हमने टेलीविजन पे वीडियो को ट्रांसमिट करना शुरू किया या सैटेलाइट टीवी रिसीवर्स को यूज़ करना शुरू किया जो हमारे आजकल चल रहे हैं, या डीवीडीज यूज़ करनी शुरू करी, उन सब में एमपेग 2 यूज़ हुआ। एमपेग 3 HD टीवी के लिए यूज़ होना शुरू हुआ। एमपेग 4 जो है ये एमपेग 1 को ही हमने जब एक्सपैंड कर दिया और 3D कंटेंट के बारे में जब बात करनी शुरू कर दी, तो तब हमने एमपेग 4 को यूज़ करा। ये आपने सिर्फ याद रखना है कि कौन सा फॉर्मेट कहाँ यूज़ हुआ। मल्टीमीडिया कंटेंट के लिए हमने एमपेग 7 यूज़ किया और मल्टीमीडिया फ्रेमवर्क के लिए एमपेग 21 यूज़ किया। So this was all about your compression. सिलेबस एक बार हम चेक कर लेते हैं। डिजिटल वीडियो हमने कवर किया था, RGB एंड YUV रिप्रेजेंटेशन आज हमने कवर किया। कंप्रेशन की ज़रूरत क्यों और ये कैसे काम करता है उसके बारे में आज हमने पढ़ा है। और कंप्रेशन के जो फॉर्मेट्स हैं, एमपेग एक्स का मतलब जो इसकी सीरीज़ भी है आगे फॉर्मेट, और H.26 फॉर्मेट। अब हमारा सिर्फ H.26 फॉर्मेट रह गया है। आज की जो स्लाइड्स है ये मैं आपको शेयर कर दूंगी, लेकिन जितना डाटा मैंने इसमें से आपको पढ़ने के लिए बोला है आपने उतना ही पढ़ना है, एक्स्ट्रा मटेरियल आपने रीड आउट नहीं करना। तो आई होप आपको आज का लेक्चर क्लियर है। अगर इसमें कोई भी डाउट है तो हम क्लियर कर